हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आज पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव किस चीज़ से रिलेटेड है, ये चीज़ हमारे न्यूज़पेपर में भी आया है कि इंडिया की ग्रोथ को फोकस करने के लिए नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट इंडिया की ग्रोथ की स्टोरी को तय करेगा। तो इसीलिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत की गई है। अब ये लक्ष्मी महोत्सव रिलेटेड किससे है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के ब्राइटर फ्यूचर को ध्यान में रखकर इसको शुरुआत की गई है। और ये पहली बार अष्टलक्ष्मी महोत्सव को मनाया जा रहा है, अगले 3 दिन मनाया जाएगा। दैट मीन्स इसकी शुरुआत 6 दिसंबर से की गई थी। ये अपने टाइप का पहला एक प्रोग्राम है जो नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट सेक्टर में क्या पोटेंशियल है, किन किन चीजों में उनकी क्या क्या क्षमताएं हैं, उनको सामने रखने के लिए कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की गई है। अब किन सेक्टर्स में पोटेंशियल की बात की जा रही है, तो चाहे वो उनका परंपरागत आर्ट का मामला हो, कला का मामला हो, जिसे आप ट्रेडिशनल आर्ट कहते हैं। दूसरा, डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट्स। और तीसरा, जो उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको सामने लाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत की गई है और इसके तहत हम लोग विकसित भारत को अचीव करने का प्लान है। तो एक तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव याद रखिएगा, स्पेशली फोकस किस एरिया के लिए है, नॉर्थ ईस्ट के लिए। दैट मीन्स फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के फ्यूचर को सुधारा जाए। इसके साथ साथ कैबिनेट ने अप्रूव किया है 28 नवोदय विद्यालय अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, और इसके साथ साथ 85 केंद्रीय विद्यालय। अब इसमें टोटल कितना खर्चा आने वाला है, तो लगभग, अगर आप केवल नवोदय विद्यालय की बात करें तो लगभग 2359.82 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे अगले 5 साल। और यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे उनका फुली रेजिडेंशियल होगा। और ये पूरा 5 साल का प्रोग्राम है सरकार का, 2024-25 से 2028-29 तक, जिसमें क्लास 6 से 12 तक के जितने भी टैलेंटेड चिल्ड्रन हैं, चाहे रूरल एरियाज के हों, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो, उनको कहीं ना कहीं एजुकेशनल सपोर्ट के लिए ये सारी चीजें सरकार का प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव या एम रहा है। और ये पूरी तरीके से एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें नंबर जरूर याद रखें कि 28 न्यू नवोदय विद्यालय ओपन किए जाएंगे और 85 केंद्रीय विद्यालय ओपन करने की परमिशन कैबिनेट के थ्रू दी गई है। पढ़ते हैं तीसरे न्यूज की तरफ। तो यहाँ पर आईएनएस सुशील को इंक्लूड करने की बात है, दैट मीन्स उनका कमीशनिंग की जाएगी। और इंडियन नेवी ने ये जो आपका मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रैगेट है आईएनएस सुशील, इसको रशिया में कमीशन किया जाएगा। ये आपके क्रिवक थर्ड क्लास फ्रैगेट का एक अपग्रेडेड वर्जन है। और इस वर्जन के लगभग 6 आपके जो आईएनएस है वो पहले से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस शिप का नाम किस बेसिस पे पड़ा है, तो इसका नाम जरूर यहाँ पर तुशील दिया गया है, जिसका मतलब है प्रोटेक्टर शील्ड, जो आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया अभेद्य कवचम। और इसी के साथ इसका मोटो क्या है, तो निर्भय, अभेद्य और फलशील इसका मोटो है। और ये इंडियन नेवी के जो डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स होते हैं, या दैट मीन्स अलग अलग सेक्शन बनाए जाते हैं, उसमें स्वार्ड आर्म का हिस्सा बनने जा रहा है। तो याद रखिएगा आईएनएस तोशील, जिसको कमीशन रशिया में किया जाएगा पर्टिकुलर 9 तारीख को। तो इस टाइप का नाम आ जाता है क्या है या किस टाइप का वेसल है। इसके बाद एक सरकार ने लॉन्च किया है इंडियन साइन लैंग्वेज, स्पेशली फॉर, अगर बात करें जो भी हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, या जो आपके स्पेशल एजुकेटर हैं जो पढ़ाते हैं किसी भी टाइप से, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनके लिए इस टाइप की चीज पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया गया है, जिसमें टोटल 31, मतलब ये इसका नाम ही है चैनल 31, जो कि डीटीएच पर लॉन्च होगा। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको भी 6 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया है। तो अगर इसके आप मेन फोकस की बात करेंगे, तो मेन फोकस किस किस चीज पर है, तो
दैट मीन्स लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाया जा सके। जो भी हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनको भी सुनने में प्रॉब्लम है या जो नहीं सुन सकते हैं, उनके लिए लर्निंग आसान हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ई विद्या डीटीएच चैनल सरकार ने लॉन्च किया है। एक डेटा के हिसाब से दैट मीन्स 2011 के टोटल 2.68 करोड़ पर्सन इंडिया में डिसेबिलिटीज फेस कर रहे हैं, जिसमें से 19% हियरिंग डिसेबल है। और अगर 2023 की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया में अप्रॉक्स 63 मिलियन पीपल इस हियरिंग इम्पेयर्ड से या ऑडिटरी इम्पेयरमेंट से सफर कर रहे हैं। तो इस चैनल को पर्टिकुलर इनॉग्रेट किया है, इसका उद्घाटन किया है श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन श्री जयंत चौधरी, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। कुल मिलाकर इसका एक मात्र फोकस यही है कि जो एजुकेशन है या एजुकेशन सिस्टम है, उसको एक्सेसिबल बनाया जा सके। दैट मीन्स लोगों की पहुंच बढ़ाई जा सके टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इवन रूरल एज वेल एज रिमोट एरियाज। तो पर्टिकुलर इस टाइप की चीजों को प्रमोट किया जाए, और इससे एक सिंपल सी चीज ये होगी कि लोग डिजिटल रिसोर्स के कांटेक्ट में आएंगे और उससे इंटरेक्टिव हो पाएंगे और चीजें आसान हो जाएगा उन लोगों को चीजों को सीखना। तो इसीलिए यहाँ पर मेन फोकस जो है वो किस पर है, इनकॉर्पोरेट इंडियन साइन लैंग्वेज इनटू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। दैट मीन्स जो साइन लैंग्वेज है जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग यूज करते हैं, उसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया जाए। और इसी के तहत इन्होंने एक प्लान भी किया था कि जो भी आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक की जो भी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, उनका कंप्लीट दैट मीन्स ट्रांसलेशन किया जाए। और ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होने का टाइम पीरियड इन्होंने टारगेट कब तक रखा है, 2026 तक रखा है। और इसी के लिए जो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड टेक्निकल काउंसिल है और एज वेल एज आपका एनसीईआरटी, इन लोगों ने पार्टनरशिप किया था ताकि इस टाइप की चीजों को कम्प्लीटली ट्रांसलेट किया जाए 2026 तक, ताकि लोगों को, जो लोग नहीं सुन सकते हैं, उनको भी इसका फायदा हो। और ये पीएम ई विद्या स्कीम लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 17 मई 2020 को लॉन्च किया था। और ये एक्सटेंशन आप मान सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जिसमें फोकस किया जा रहा है इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन। दैट में सबको क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिलनी चाहिए, नॉर्मल हो, दैट मीन्स स्पेशलाइज्ड हो, किसी भी टाइप को। तो यहाँ पर फोकस ध्यान में रखते हुए इस चीज को सरकार ने लॉन्च किया है। अब इसको आसान कैसे बनाया जाएगा, तो इसके कई सारे की कंपोनेंट हैं। अभी हम एक एक का फुल फॉर्म, जैसे ये दीक्षा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, स्वयं पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दैट मीन्स इनिशिएट किया गया था, ताकि एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी को इनहेंस किया जा सके। स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और रेडियो और कम्युनिटी रेडियो एज वेल एज पॉडकास्ट। और बाकी सारी चीजों की बात करें तो दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोशल एजुकेशन, बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप फुल फॉर्म, इसमें कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व हैं। पीएम ई विद्या का डीटीएच टीवी चैनल है, स्वयं है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरेंट्स माइंड, फिर रेडियो कम्युनिटी और पॉडकास्ट जैसे शिक्षा वाणी नाम दिया गया। डाइसवी दैट मीन्स डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वर्चुअल लैब एंड स्किलिंग ई लैब एज वेल एज ई कंटेंट फॉर टीचर्स। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फोकस सरकार का सब पर रखने की बात की गई है, चाहे वो आपके हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हो जाएं, उन पे भी फोकस, चाहे आपके स्पेशल एजुकेटर्स हो जाएं, चाहे इंटरप्रेटर्स हो जाएं। तो ये सभी लोगों को रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो भी जुड़े हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको इसका फायदा मिल पाए, इसीलिए सरकार ने इस चीज को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा पीएम ई विद्या कब आया और कैसे क्या होगा। इसके साथ साथ एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन लॉन्च किया गया है, जिसका 7th एडिशन अभी आपका 11 दिसंबर 2024 से शुरू होगा, और इसके लिए 51 सेंटर्स को नेशन वाइड तरीके से सेलेक्ट किया गया है। इसकी शुरुआत या इसको लॉन्च के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था।
और इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया, याद रखिएगा, कभी कभी लोकेशन दे देता है जबकि इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक। और इसके साथ साथ इसमें देखिए कई सारे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स जैसे लगभग 3 लाख के लगभग नॉमिनेटेड है। इसमें होगा क्या, स्टूडेंट्स की टीम इसमें एक साथ काम करेगी और जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाइज दिए जाएंगे उनको कहीं ना कहीं उनका सोल्यूशन इनोवेटिव तरीके से प्रोवाइड करना होगा इनको। और ये जो क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएंगे रिलेटेड टू अलग अलग 17 थीम से रिलेटेड होगा। अब ये 17 थीम्स चाहे वो आपके दैट मीन्स हेल्थ केयर से हो जाए, चाहे आपका सप्लाई चेन से हो जाए, चाहे आपके लॉजिस्टिक से हो जाए, चाहे आपका स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ये सब एग्जाम्पल है, चाहे आपका हेरिटेज एंड कल्चर से हो जाए, मतलब कुछ कोई किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम है तो उसे आपको सॉल्व करना जरूरी है। तो इस टाइप की चीजें याद रखिएगा, किसने किया है और किस टाइप से किया है, दैट मीन्स वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, और इसका मेन फोकस क्या है। तो फोकस यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चीजों को इनहेंस करना। इसके साथ साथ आ, हमारे यहाँ जैसे कई बार वर्ल्ड बैंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एडीबी का नाम लगातार आपने सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पर भी वर्ल्ड बैंक ने लगभग सेंटर के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लगभग 4 नए डेवलप करने की बात कही है या उसमें हेल्प करेगा। और ये कोकरनाग, बारादरी, भदरवा एज वेल एज दूध पाथरी, जो कि अलग अलग 4 साइट्स हैं, इनको डेवलप करने की बात कही, क्योंकि एक बड़ा टूरिज्म इन नंबर्स में हर साल देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस टाइप की चीजें बढ़ाया जा सके और कहीं ना कहीं इसमें वर्ल्ड बैंक की हेल्प ली जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड के सेक्शन में देखा जाए, कई सारे अवार्ड होते हैं भैया। तो अवार्ड के सेक्शन में देखा जाए तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये किसको दिया गया है इस बार, मिशेल बैचलर को दिया गया है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024, ये जो अवार्ड है, ये आपकी चिली की प्रेसिडेंट पहले जो रह चुकी हैं और ह्यूमन राइट्स में इनका काफी योगदान रहा है, मिशेल बैचलेट को इस बार का दिया गया है। और इसको दिया इशूड किसने किया है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। और इसमें जो इंटरनेशनल ज्यूरी में की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, ये फार्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन थे। तो ये ज्यूरी में हेड, इनका नाम याद रखिएगा। और ये अवार्ड पर्टिकुलर किसको मिला है, मिशेल बैचलेट को, जो कि चिली की फार्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने कई सारे काम किए हैं, जैसे वर्क रिलेटेड टू जेंडर इक्वलिटी के लिए काम किया है। तो काफी रिकॉग्निजेबल वर्क किया है जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स में तो इनका नाम आ ही रहा है, मानव अधिकारों के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए भी ये चीज की है, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट, किसी का भी डेवलपमेंट हो पाए, तो इस टाइप की चीजों में काफी योगदान दिया है, इसीलिए इनको इस बार का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी आई है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग पढ़ते ही हैं कि भाई इन्फ्लेशन एक मेजर इशू रहा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के थ्रू एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन होता है, जो टाइम टू टाइम कुछ रेट्स को ऊपर या नीचे करके हमारे लिए आसान बनाता है कि कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बाई मंथली रिव्यू होता है, बाई मंथली इन द सेंस कि हर 2 महीने पर होता है, जैसे लास्ट बार अक्टूबर में हुआ तो इस बार दिसंबर में कराया गया। और ये इस बार की लगातार बोला जा रहा है, दैट मीन्स ये 11वीं बाई मंथली रिव्यू था, जिसमें अगेन आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं और रेपो रेट्स को 6.5 रखा है। तो लगातार 11वीं बार हुआ है जिसमें रेपो रेट्स को कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और ये क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रहा है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने काफी सारी बातें कही हैं। दैट मीन्स क्लाइमेट का भी इफेक्ट कहीं ना कहीं रहा है, इंटरनेशनल इफेक्ट भी पड़ा है, ये जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ की जो रियल जीडीपी, जैसे आरबीआई ने लगभग 7% एज्यूम की थी, वो ये जो क्वार्टर की आई है, सेकेंड क्वार्टर की जुलाई से सितंबर, वो काफी कम आई है, दैट मीन्स 5 पॉइंट केवल 4%।
तो कैसे हम लोग अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए मार्केट में पैसे का फ्यूज करना जरूरी है। इसीलिए आरबीआई ने सीआरआर को 4.5% में 0.5 बेसिस पॉइंट की कटौती करके 4% लेकर आया। तो ये प्रेजेंट में एक अपडेट हुआ है। अब सीआरआर क्या होता है? सीआरआर को हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है? तो एनडीटीएल का वो हिस्सा, एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होता है। दैट मीन्स बैंकों के पास जितना भी डिपॉजिट आ रहा है उसका एक सर्टेन हिस्सा आरबीआई को सौंप देते हैं, और जिस रेट पर सौंपते हैं वही उनके लिए क्या है? सीआरआर। दैट मीन्स द पार्ट ऑफ एनडीटीएल विच बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई। और उसके अब जो रेट रखा गया है 4% रखा गया, ये इसीलिए रखा गया है ताकि मार्केट में थोड़ी सी लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सके। और अब एक यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर निकल के आया। एक तो ठीक है, आपका रियल जीडीपी का ग्रोथ जरूर कम देखने को मिला है, लेकिन एमपीसी ने अब हमारी जो ग्रोथ फोरकास्ट है इसको दोबारा से रिव्यू किया है। दैट मीन्स जो पहले ये 2024-25 के लिए इन्होंने 7.2 बताया था, उसको घटाकर 6.6 रखने की बात कही है। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट 6.6। और रिटेल इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड 4.8 के आसपास बोला गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि अभी पहले कुछ न्यूज भी आई थी कि आरबीआई का कुछ चेंज किया जा रहा है। दैट मीन्स उनकी जो पॉलिसी होती है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन इन न्यूट्रल स्टांस, तो यहाँ पर पूरी तरीके से न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई गई है। दैट मीन्स इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, इवन आपका मार्केट में पैसे भी, लिक्विडिटी भी डालनी है। तो रेपो रेट में तो कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन सीआरआर को 0.5 बेसिस पॉइंट के तहत कम किया गया। दैट मीन्स 50 बेसिस पॉइंट के तहत। तो वो अब आपका 4% के लगभग रहेगा। और इससे इनका अंदाजा है कि लगभग बैंकिंग सेक्टर में 1.6 लाख करोड़ रुपए इन्फ्यूज होंगे। तो कहीं ना कहीं बैंकों के पास पैसा बचेगा जिसका यूज ये दैट मीन्स मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, डिमांड क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ पाए। तो एक तरफ रेपो रेट को अनचेंज रखा, एक तरफ सीआरआर, इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका अंदाजा 6.6% लगाया है। तो ये सब सारी चीजें की है। और दूसरा एक मेजर सेटबैक का एक रीजन एडवर्स वेदर कंडीशन इवेंट्स को भी माना है, और इसके साथ साथ कई सारे इंटरनेशनल इश्यूज भी रहे हैं, कई सारे वॉर्स रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ कम आई है। इसके बाद एक चीज आरबीआई ने और कही है कि जो कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है, फार्म लोन्स, कोलेट्रल फ्री का मतलब है कोई भी चीज ऐसा बंधक रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप नॉर्मल हम लोग लोन लेते हैं तो कोई ना कोई चीज गिरवी रखी जाती है। तो आरबीआई ने कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन की क्रेडिट को थोड़ा सा इनहेंस कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले ये 1.6 लाख था, अब पर बोरोवर लगभग 2 लाख रुपए ले सकते। पिछली बार 2010 में 1 लाख से बढ़ाकर 1006 किया गया था, मतलब 2010 में ये 1 लाख था, 2019 में ये 1.6 लाख मतलब हो गया। और फाइनली 2024 में इसकी लिमिट 1.6 से इंक्रीज करके 2 लाख कर दी गई है। अब फार्मर्स को या एग्रीकल्चर लोन के लिए 2 लाख रुपए तक कोलेट्रल फ्री लोन मिल सकता है। इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो उषा थोराट कमेटी के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट हुए थे, और इनको इस्टेब्लिश करने के लिए लगभग 200 करोड़ का इनिशियल कैपिटल होना चाहिए। तो फाइनली इनको अलाउ कर दिया है कि अगर आप लोन अमाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो ये भी यूपीआई के थ्रू लोन ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट मीन्स जो क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करते हैं, अब उसमें एक इनको दैट मीन्स इनोवेशन मिल जाएगा, और यूपीआई का यूज इसमें भी किया जा सकता है लोन प्रोवाइड करने में। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलाउड कर दिया गया, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर है कि वर्ल्ड की फर्स्ट जीरो इमिशन क्लस्टर बनी है एएम ग्रीन काकीनाडा क्लस्टर। ये आंध्र प्रदेश बेस्ड कंपनी है, इसीलिए इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करने वाली ये पहली कंपनी बनी है। ठीक। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पूरा नाम भी याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर कोलोन स्विट्जरलैंड में है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ लेता है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1971।
तो यहाँ पे जो फर्म के हेड है अनिल और महेश कोहली ने, ग्रीनको कंपनी के फाउंडर्स कहे जाते हैं, इन्होंने लगभग 1 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया प्लांट भी स्टैब्लिश कराया आंध्र प्रदेश में। कहा है मतलब स्टैब्लिश जो डेवलपमेंट है वो लगभग 2026 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग बात जीरो कार्बन इमिशन की करते हैं, क्योंकि इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन करना है, तो इस टाइप की इनिशिएटिव हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहीं पर आंध्र प्रदेश बेस्ड कंपनी का नाम आया, जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव लॉन्च किया, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट जीरो इमिशन क्लस्टर बन गया है। तो ये जो भी फर्स्ट और आखिरी होता है तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक नाम आया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने वाले। तो यहाँ पर दैट इज मोहम्मद अब्दुल्लाही फाइनली सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतकर सिक्स प्रेसिडेंट वहां पर बनाए गए, जिनका पॉपुलरली नोन एज ईरो के नाम से जाने जाते हैं। लगभग 64% की इनको वोटिंग हुई है, और ये सोमालीलैंड के सिक्स प्रेसिडेंट हैं। सोमालीलैंड जिसको सोमालिया से 1991 में स्वतंत्रता मिली थी, इसके पहले भी ये ब्रिटिशर्स के अंडर में ही था। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे। तो इसकी लोकेशन जरूर देखें, स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये गेटवे इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ एडन और रेड सी का। तो सोमालीलैंड पे जरूर ध्यान दें। सबसे खास बात ये है कि आज भी अभी तक इसे अनरिकॉग्नाइज ही किया गया है। दैट मीन्स अभी तक ये रिकॉग्नाइज नहीं है। इसके साथ कई सारी चीजें भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं सोमालिया के अलग होने के बाद, सोमालिया से अलग होने के बाद, तो अनरिकॉग्नाइज कंट्री है। ताइवान के साथ इसके ट्रेडिंग रिलेशन जरूर है, और यही एक ऐसा देश है जहां पर दैट मीन्स यहाँ पे रेगुलर डेमोक्रेसी है एंड ऑल है, इलेक्शन होते हैं। तो 15 साल पर वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कितने हैं, 18 साल पर वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा। बात सोमालीलैंड की आई है, तो सोमालीलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो हरगेशिया या हरगेशा इसकी कैपिटल है। एंड करेंसी की बात करें तो सोमालीलैंड शिलिंग इसकी करेंसी चलती है। तो इनको अपॉइंट हुए हैं, इनको याद रखेगा, सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट। बढ़ते हैं अगले अपने करंट अफेयर्स की तरफ। गूगल ने, क्योंकि लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसमें एक इनोवेटिव चीज को अडॉप्ट करने की बात कही है, और ये इसके लिए पार्टनरशिप किसके साथ किया गया, आंध्र प्रदेश के साथ किया गया है। तो कुल मिलाकर एक नॉर्मल सी बात की जाए तो आंध्र प्रदेश ने गूगल के साथ मिलकर एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी लॉन्च किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसका मेन फोकस होगा स्किल डेवलपमेंट पर, ताकि हम कैसे लोगों के स्किल बढ़ा सकते हैं। दूसरा मेन फोकस होगा ब्रिज दी डिजिटल डिवाइड, जो अभी भी डिजिटल में एक्सेस नहीं है तो उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। और इसके साथ साथ एआई ड्रिवन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी को आगे प्रमोट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी सपोर्ट ली जाए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आंध्र प्रदेश ने अडॉप्ट किया गूगल के साथ मिलकर, ताकि डिफरेंट टाइप के सेक्टर हो, चाहे हेल्थ केयर हो, सस्टेनेबिलिटी हो, लोकल स्टार्टअप हो, और एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार कर पाए जो किसी भी सिचुएशन के लिए तत्पर हो, तैयार हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गूगल के साथ पार्टनरशिप की गई है। अगली न्यूज की तरफ बढ़े तो यहाँ पर एक न्यूज आई है आपके अन्न चक्र से रिलेटेड। अब ये अन्न चक्र है क्या, देखिए नाम से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फूड इनिशिएटिव है किसी चीज का। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र लॉन्च किया है। दैट मीन्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एज वेल एज स्कैन। एक टाइप का पोर्टल है जो आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि डीपीएसपी में भी कहा गया कि हमारा या सरकार का फोकस होता है लोगों की वेलफेयर करना पर, जहाँ पर मिड डे मील, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसी योजनाएं सरकार चलाती है, ताकि लोगों को सस्ते दर पर और आसानी से फूड एक्सेसिबल हो पाए। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो ये है क्या, जैसे आप बात कर रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन की जो ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, क्यों इतना जोर दिया जा रहा है, या क्यों किस बात का इतना फोकस है। तो अगर ऑप्टिमाइजेशन टूल्स एज वेल एज स्कैन की बात करें, तो कुल मिलाकर पहले हम लोग अगर पीडीएस की बात करें तो इसको प्रमोट करने का एक रीजन है, क्योंकि चाहते हैं कि क्या किया जाए, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इफिशियंसी है उसको बढ़ाई जा सके। दैट मीन्स प्रमोट इफिशियंसी। दूसरा, जो भी उसमें कॉस्ट लगती है उसको कम किया जा सके। और तीसरा,
लोगों तक चीजें पहुंचाने में जो टाइम लगता है उसको बचाया जाए, तो दैट मीन्स टाइमली डिलीवरी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। तो जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको लोगों तक टाइमली पहुंचाया जा सके, इसलिए इस टाइप की चीज यहाँ पर लॉन्च की गई। तो ये तो हो गया पीडीएस ऑप्टिमाइजेशन टूल। स्कैन का मतलब क्या है? स्कैन का फुल फॉर्म पहली बात याद रखिएगा, सब्सिडीज या सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अब ये जो स्कैन पोर्टल है, ये एक टाइप का सिंगल विंडो सिंगल विंडो मिशन है। सिंगल विंडो मिशन ऑफ सब्सिडी क्लेम दैट मीन्स किसी को अगर सब्सिडी क्लेम करना है तो वो उस विंडो पर जाकर अपनी दिक्कत को बता सकते हैं और इनको इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो स्कैन पोर्टल बनाया गया फॉर एक्सपीडिशियस सेटलमेंट प्रोसेस के लिए बनाया गया। एक्सपीडिशियस सेटलमेंट प्रोसेस का मतलब है जो भी क्लेम से रिलेटेड प्रक्रियाएं हैं उसको शीघ्र से शीघ्र उसका निपटारा किया जाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, टाइम टेकिंग ना हो और आसान हो जाए सारी चीजें। तो इसीलिए इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये चीज लॉन्च की है सरकार। इसको किसके कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किया है? तो पहली चीज तो याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और इसके साथ साथ आईआईटी दिल्ली का भी इसमें सपोर्ट लिया गया। तो दो चीजें अभी मैंने बताई, पीडीएस को भी याद रखिएगा और स्कैन। तो स्कैन का मेन काम है, ये सिंगल विंडो सबमिशन सब्सिडी क्लेम्स के लिए है, ताकि लोगों को टाइम ना लगे ज्यादा। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफिशियंसी, इफिकेसी और जो कॉस्ट लगता है और जो टाइमली डिलीवर है उसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, इसरो ने अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोवा 3 इक्लिप्स क्रिएटिंग मिशन को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया, ये सब सारी चीजें पूछी भी जाती है। तो यहाँ पर इंडिया का पीएसएलवी एक्सेल लॉन्चर को इंक्लूड किया गया, दैट मीन्स पीएसएलवी C59 सीरीज प्रोवा 3 स्पेस क्राफ्ट लेकर जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। प्रोवा 3 एक यूनिक मिशन है जिसमें दो स्पेस क्राफ्ट है जो बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाए गए हैं, जो लगभग 120 150 मीटर के ऑर्बिट से एक दूसरे से स्टैब्लिश होंगे इतनी दूरी पर, और कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करेंगे 19 आवर की ऑर्बिट में लगभग 6 घंटे लगातार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो इसको जरूर ध्यान में रखें। अब इस मिशन में अगर बात की जाए तो इससे हमारा मेन फोकस क्या है? तो पहली चीज प्रिसाइज इंफॉर्मेशन निकालना है। दूसरी चीज स्टार ट्रैकर्स का भी काम करेगा, जीपीएस रिसीवर, इनर सैटेलाइट, रेडियो लिंक्स, ऑप्टिकल कैमरास, ये सारी चीजें एडिशनल फॉर्म में ये प्रोवाइड करेगा। अब जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था कि भाई दो स्पेस क्राफ्ट होंगे, एक स्पेस क्राफ्ट कोरोनाग्राफ इक्विप्ड होगा विद हाइड्रोजन प्रोपल्शन सिस्टम और दूसरा ऑपरेटर होगा जो स्पेस क्राफ्ट को फॉलो करेगा, जिसमें कोल्ड गैस थ्रस्टर लगाया गया है अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए। इसका मेन काम है जो सोलर कोरोना है उसको ऑब्जर्व करना। और प्रोवा 3 सक्सेसफुल लॉन्च, ये पहला यूरोपियन स्पेस मिशन है जिसको अब्रॉड हेल्प लेकर इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले इसरो ने प्रोवा 1 मिशन लॉन्च किया था 2001 में। इसके साथ साथ इंडिया ने भी कुछ स्पेस एजेंसी में या स्पेस सेक्टर में अपना ऑब्जेक्टिव रखा है। इन्होंने कहा है कि खुद का स्पेस स्टेशन हमारा 2035 तक हो जाएगा, और इसके साथ साथ स्पेस टूरिज्म हम कब तक प्रमोट कर देंगे, 2040 तक। तो इंडिया का टारगेट है, तो इंडिया के टारगेट को जरूर ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। रमेश कृष्णमूर्ति को न्यू सीपीएफसी चीफ बनाया गया। ये रहे रमेश कृष्णमूर्ति। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने फाइनली रमेश कृष्णमूर्ति, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रहे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, इनको एज अ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर नियुक्त किया गया है अंडर ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे, रमेश कृष्णमूर्ति क्या अपॉइंट हुए। तो इनको अपॉइंट किया गया है दैट मीन्स सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, किसके अंडर, दैट मीन्स ईपीएफओ के अंडर। इसके साथ साथ अपने 4G और 5G सर्विस को एक्सपेंड करने के लिए भारतीय एयरटेल ने एक मल्टी बिलियन डील साइन की है इरेक्सन कंपनी के साथ। बस ये याद रखिएगा, देखिए लगातार 4G से 5G, 5G से 6G, तो दैट मीन्स जितना अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, जितना फास्ट सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे कस्टमर को, उतनी आसानी से आप मार्केट में बने रहेंगे। तो इसीलिए इन्होंने एक स्वीडिश बेस्ड कंपनी, नाम जरूर याद रखिएगा, स्वीडिश बेस्ड कंपनी के साथ मिलकर
अपने सर्विसेज को इनहेंस करने के लिए इस टाइप का एग्रीमेंट किया। तो दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट है, भारतीय एयरटेल एज वेल एज स्वीडन बेस्ड एरिक्सन कंपनी। इसमें सेंट्रलाइज रैन, आरएएन एंड ओपन रैन सोल्यूशन लॉन्च किया जाएगा, जिससे कस्टमर को वाइड कवरेज के साथ साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ हेड ऑफ द इलेक्शन साउथ ईस्ट एशिया, ओशिनिया और इंडिया के लिए कौन है? तो अंद्रेस विसेंट है इसके। तो इनका नाम भी याद रखें कि पर्टिकुलर किसने इनको नियुक्त किया है यहाँ पर डील करने के लिए या यहाँ पर बातचीत करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज रही। तो जितनी भी न्यूज अभी आई थी, तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसी सीरीज को हम रोज कंटिन्यू करेंगे, जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो सारी चीजों को डेट वाइज हम लोग कवर करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।